Hello everyone and welcome to the first class of English Honors of BA Part 1 for Munger University or TMBU students or any university students who have this topic called metaphysical poetry in the syllabus. Now, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कोई एक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है तो पहले आप लोग पेपर 1 का सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा ना। यहाँ पे मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस एंड 1 मोर यानी टोटल 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है, जिनमें से क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर डी जो हमारे पास होगा मेटाफिजिकल पोइट्री या फिर जॉन मिल्टन या टी.एस. इलियट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को या फिर हम लोग कह सकते हैं इन तीनों को फ़िलहाल आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड ये जो वॉर पोइट्री एंड रोमांटिक पोइट्री, इसे आप लोग बाद में कवर कर सकते हो, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री और या फिर जॉन मिल्टन या टी.एस. इलियट में 110% एक क्वेश्चन तो होगा ही एंड 90% चांसेस हैं कि ये दोनों आपको देखने को मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेटाफिजिकल पोइट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 बातों को आप लोगों को ध्यान देना है कि सबसे फर्स्ट इस वीडियो को आप लोगों को पेन एंड पेपर के साथ देखना है, यानी कि साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। और मैं यहाँ पे इतने ही स्पेस में इसे डिस्कस करूँगा, तो आप लोगों को भी ट्राई करना है कि आपका नोट्स एक पेज में एक आंसर का कंप्लीट हो जाए, ताकि रिवीजन के टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नाउ दूसरी बात जिसका आपको ध्यान देना है कि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी बताऊँगा वो एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ से डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देखते हो तो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटाफिजिकल का मतलब क्या है। तो मेटाफिजिकल का मतलब मेटा का मीन्स बियॉन्ड होता है एंड फिजिकल का मतलब नेचर या फिर रियलिटी। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब ऐसी पोइट्री जिनमें कि बियॉन्ड नेचर बातें की गई हो, यानी कि ऐसी बातें जो कि प्रकृति के परे हो। तो ऐसी तो वही बातें हो सकती है जो कि स्पिरिचुअल हो। तो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक बातें। तो इन सिंपल मीनिंग मेटाफिजिकल पोइट्री में ऐसी बातें की गई है जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बियॉन्ड साइंसेस। सिंपल सेंस में ऐसी बातें जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या भगवान है? तो इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। ऐसी ही कुछ बातें मेटाफिजिकल पोइट्री में की जाती है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री आध्यात्मिक बातों पे बेस्ड होता है, यानी कि स्पिरिचुअल बातों पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ अबाउट सोल बियॉन्ड रियलिटी और बियॉन्ड द पैरामीटर्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा है, आप लोगों को वहाँ पे पैराग्राफ में से लिखना है। नाउ इससे पहले कि हम लोग आगे इसे और डिस्कस करें, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये हमारा फ्लरिश हुआ था टुवर्ड्स द एज ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ एलिजाबेथन एज एंड द beginning of जैकोबियन एज। तो एलिजाबेथन एज के एंड में और जैकोबियन एज के बिगिनिंग में ये फ्लरिश हुआ था। जॉन डन जो हमारे थे वो इसके फाउंडर थे, वॉज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल
ऑफ पोइट्री। और क्योंकि हमने यहाँ पे जॉन डन की बात की है तो हम लोग एक पोएट का भी बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में, तो मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे? तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, सबसे पहले तो वो 17th सेंचुरी के पोएट थे। दूसरा, वो लर्नड एंड इंटेलेक्चुअल पोएट्स थे, यानी कि वो बहुत ही बुद्धिमान थे। वो ऐसे ऐसे सवाल अपने राइटिंग्स में या पोइट्री में पूछते थे जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऐसे सवाल करते थे, क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो वो हमें दिखते क्यों नहीं है? या फिर वो लोग पूछते थे कि क्या जो होता है वो पहले से तय होता है? अगर हाँ, तो फिर हम लोगों के कुछ करने का फ़ायदा ही क्या है? और वो लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या जो हम लोग देखते हैं वही सही है? अगर हाँ, तो फिर रियलिटी और परसेप्शन में डिफरेंस क्या है? ऐसे ऐसे सवाल वो लोग पूछते थे। और वो लोग एनाटॉमी, नेविगेशन, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब के बहुत बड़े ज्ञानी थे। एंड नेक्स्ट, वो लोग फार फेस्ट मेटाफर्स का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। फार फेस्ट मेटाफर्स को हम लोग कंसीट भी कहते हैं। तो कंसीट यहाँ पे क्या है? तो ये सिमली और मेटाफर की तरह ही है, बट सिमली और मेटाफर में हम लोग सेम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, पर कंसीट में हम लोग या फिर फार फेस्ट मेटाफर में हम लोग टू कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसे हमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया था। यूज द टर्म metaphysical poets in his book Lives of Most Eminent English Poets। ये उन्होंने 18th सेंचुरी में लिखा था। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे वो 17th सेंचुरी के पोएट्स थे, यानी कि पूरे एक सेंचुरी के बाद उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया था। सबसे फर्स्ट बार मेटाफिजिकल पोएट्स का इस्तेमाल डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपनी किताब लाइफ्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट पोएट्स में किया था, तब जाके उन्हें रिकॉग्निशन मिला था। उससे पहले उन लोगों को कोई नहीं जानता था ना। यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्स में मैंने जॉन डन की बात की थी, तो ऐसे ही और भी पोएट्स थे जिनका आप लोगों को नाम याद रखना है और एग्ज़ामिनेशन में आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉन डन, फिर यहाँ पे जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वॉगम, रिचर्ड गॉसव, अब्राहम कॉली। तो ये सारे जो है ये पोएट्स थे। तो आप लोगों को बस ये सब नाम एक बार देख लेना है, एंड एग्जामिनेशन में जो भी नाम एक दो याद रहे तो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो कि मेटाफिजिकल पोएट्स वेयर जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, अब्राहम कॉली एट्सेट्रा। ऐसे एग्ज़ाम में आप लोग लिख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये सब अभी फ़िलहाल समझ में आ रहा होगा, एंड अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग अभी टेंशन मत लो, मैं ये एक बार कम्प्लीटली एक्सप्लेन वापस से करने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। तो ये हमारे पोएट्स थे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उस पे हम लोग वापस आते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री का जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे है मेटाफिजिकल कंसीट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे फार फेस्ट मेटाफर्स का बहुत यूज करते थे, इसीलिए मेटाफिजिकल पोइट्री का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाफिजिकल कंसीट। यानी कि इसमें मेटाफिजिकल पोइट्री में मेटाफिजिकल कंसीट का काफ़ी इस्तेमाल होता था। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कंसीट्स दो बिल्कुल ही अलग चीज़ों का कंपैरिजन है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे जॉन डन जो हैं उन्होंने अपनी पोइट्री वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग में टीयर्स का कंपैरिजन ग्लोब के साथ किया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टीयर्स एंड ग्लोब का कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जॉन डन ने अपनी किताब वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग में टीयर्स और ग्लोब को कंपेयर कर दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा। तो या फिर एक और किताब है, एक और पोएम है, सॉरी, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये भी जॉन डन की ही है। तो यहाँ पे उन्होंने पेयर ऑफ कंपस को पेयर ऑफ लवर्स के साथ कंपेयर किया था। यानी कि कंपस की जो दो लेग्स होते हैं उसे लवर्स जो होते हैं उनके पेयर के साथ कंपेयर कर दिया था। अगेन यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी उन्होंने इनका कंपैरिजन किया था। फिर एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं द फ्ली में। जो फ्ली दो लवर्स को बाइट करते हैं उससे इन्होंने सेक्सुअल यूनियन से कंपेयर कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि एक बार फ्ली जो दोनों लवर्स को बाइट करते हैं तो उन दोनों का ब्लड उस फ्ली में जाके मिक्स हो जाता है, इसलिए वो सेक्सुअल यूनियन है। यानी कि फ्ली एक मैरिज टेम्पल है। तो ऐसे से कंपैरिजन वो लोग करते थे एंड अपनी पोइट्री में ऐसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो कि काफ़ी वियर्ड था, जिनकी वजह से उनको काफ़ी देर से रिकॉग्निशन मिला। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 17th सेंचुरी के पोइट्स थे, लेकिन पूरे 1 साल लगे उन्हें अच्छे से रिकॉग्निशन मिलने में, जब डॉक्टर सैमुअल जेनसन ने पहली बार टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स को यूज किया। 20th सेंचुरी में उन्हें टी.एस. इलियट के द्वारा रिकॉग्निशन मिला, जब टी.एस. इलियट ने अपनी एसे मेटाफिजिकल पोइट्स में उनका जिक्र किया। इसे एक सेकंड में दूसरा पेपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेटाफिजिकल कंसीट हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मैं यहाँ पे इसे मैं डिस्कस करूँगा दूसरे पेज में। यहाँ पे पेज मेरा कंप्लीट हो गया, बट आप लोगों को ट्राई करना है कि एक बड़े से पेज में यहाँ से लेकर कम्प्लीटली यहाँ तक आप लोगों को नोट्स बनाने हैं एंड पूरे एक पेज में। एंड आप लोग साइड बाय साइड यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है यहाँ से भी आप लोग यूज कर सकते हो, ताकि आप लोगों को रिवीजन में आसानी हो। यहाँ पे क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस वगैरह लिख दिया, इसलिए
थोड़ा सा पोर्शन मुझे दूसरे पेज में लिखना होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारा है मेटाफिजिकल कंसीट। दूसरा हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो यहाँ पे 20th सेंचुरी में, यहाँ पे जो 20th सेंचुरी में रिकॉग्निशन मिली थी इनको, वो ये थी कि टी.एस. इलियट ने अपने एसे द मेटाफिजिकल पोएट में कहा था कि, यहाँ पे लिख सकते हैं सेड, कि जो इनका पोइट्री है वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है और फ्यूज़न ऑफ थॉट एंड फीलिंग है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों याद रखना है। एंड यहाँ पे टी.एस. इलियट ने ये कहा था। तो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टी.एस. इलियट के बायोग्राफी में, वो उसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी कि उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में क्या कहा था। तो अगर आप लोग यहाँ पे इसे याद रखते हो तो उस क्वेश्चन में भी आप लोग इसको लिख सकते हो। नाउ थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक था मेटाफिजिकल पोइट्री का, वो एब्रप्ट ओपनिंग, यानी कि वो जो पोइट्री होती थी उसकी ओपनिंग एकदम एब्रप्ट होती थी। फॉर एग्जाम्पल फॉर गॉड्स से होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। ये जो लाइन है ये कैनोनाइजेशन से ली गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी एब्रप्ट ओपनिंग है। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। तो ऐसे ही एब्रप्ट ओपनिंग एंड लैंग्वेज का इस्तेमाल मेटाफिजिकल पोइट्स हमेशा करते थे। नाउ फोर्थ में डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे सकते हो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ये वाला डू गॉड एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि दे आस्क्ड क्वेश्चंस which were difficult for science to answer। फॉर एग्जाम्पल आप लोग वही जो मैंने बताया था, भगवान होते हैं या नहीं, रियलिटी एंड परसेप्शन में क्या डिफरेंस है, अगर जो हम लोग करते हैं उनका कोई फ़र्क होता है कि नहीं, यानी कि सब कुछ पहले से तय होता है या नहीं। तो ये सब आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हो इंग्लिश में। एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे यूज ऑफ कॉलेक्चुअल लैंग्वेज, यानी कि उनकी जो पोइट्री होती थी उनमें कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, यानी कि साधारण भाषा का प्रयोग होता था। ये रही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेटाफिजिकल पोइट्री में मेटाफिजिकल सबसे पहले दो वर्ड से बना है, मेटा एंड फिजिकल। मेटा का मतलब बियॉन्ड, फिजिकल का मतलब नेचर या रियलिटी। ऐसी पोइट्री जिनमें बियॉन्ड नेचर, बियॉन्ड रियलिटी, सोल, स्पिरिचुअल बातें की गई हो, ऐसी पोइट्री को हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। यानी कि आध्यात्मिक बातें, ऐसी बातें जो कि विज्ञान के परे हो, नेचर यानी प्रकृति के परे हो, उसे हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। तो ये जो थी
ये एलिजाबेथन एज के लास्ट में यानी एंड में और जैकोबियन एज के बिगिनिंग में फ्लरिश हुई। इसके जो फाउंडर थे वो जॉन डन थे एंड इन्हीं की तरह और भी पोइट्स थे जिनका नाम है यहाँ पे जॉन डन, जॉर्ज हार्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, हेनरी बोगम, रिचर्ड कॉसोव, अब्राहम कॉली, ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे। तो मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो 17वीं सेंचुरी से 17वीं शताब्दी के पोइट्स थे। वो लर्नड एंड इंटेलेक्चुअल पोइट्स थे। उनके पास एनाटॉमी, नेविगेशन, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस इनका काफ़ी अच्छा नॉलेज था एंड वो लोग अपनी पोइट्री में फार फेस्ट मेटाफोर्स का यानी कि कंसीट्स का इस्तेमाल करते थे। कंसीट्स यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसी दो चीज़ें जो कम्प्लीटली डिफरेंट हो। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है मेटाफर क्या है तो आप लोग मेरी एक वीडियो है लिटरेरी डिवाइस के ऊपर, वो देख सकते हो। ऐसे ही सिमली या फिर मेटाफर होते हैं। तो सिमली और मेटाफर में हम लोग सेम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, सी सिंग्स एज ब्यूटीफुल एज ए नाइटेंगल। तो यहाँ पे हम लोग सी का और नाइटेंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं उसके सिंगिंग से। बट यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि जॉन डन ने कंपैरिजन किया था टीयर्स का ग्लोब का, तो ना टीयर्स और ग्लोब का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी उनका कंपैरिजन किया। तो ऐसे कंपैरिजन को हम लोग कहते हैं कंसीट्स। तो सबसे फर्स्ट बार मेटाफिजिकल पोएट्स जो टर्म था वो यूज किया गया था 18वीं सेंचुरी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा उनकी किताब लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेटाफिजिकल पोइट्री में आपको याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट उनमें से है मेटाफिजिकल कंसीट। इसे यहाँ पे मैंने दूसरे पेज में मेंशन कर दिया है। तो मेटाफिजिकल कंसीट में मैंने ये आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नाउ नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें कि टी.एस. एलियट ने अपने एसे द मेटाफिजिकल पोइट में कहा था कि ये जो पोइट्री लिखते हैं ये लोग मेटाफिजिकल पोइट्स लोग, जॉन डन वगैरह लोग, तो उनमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होती है, फ्यूज़न ऑफ थॉट एंड फीलिंग होती है। थर्ड, इनका जो ओपनिंग होता था वो हमेशा एब्रप्ट होता था। एंड फोर्थ, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग। ये अपनी जितनी भी पोइट्रीज थे उनमें अपने आप को कभी भी अपने विट को यानी अपने इंटेलिजेंस को कभी भी दिखाने से पीछे नहीं हटते थे। वो हमेशा दिखाना चाहते थे कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं। वो अपने राइटिंग से ये प्रूव करना चाहते थे कि उन जैसा और भी कोई नहीं है। और फिफ्थ जो है वो यूज ऑफ कॉलिक्वल लैंग्वेज, यानी कि वो लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे वो साधारण होता था जो सबको समझ में आए। तो ये थी हमारी कम्प्लीटली मेटाफिजिकल पोइट्री के ऊपर डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल हो एंड आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसे आप लोग को याद रखना है। और इस कंसीट्स में ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग, अ वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग या फिर द फ्ली, इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आप लोग इन किताबों का रेफरेंस दे रहे हो। यहाँ पे भी मैंने टी.एस. एलियट की ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट का रेफरेंस दिया है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें कैनोनाइजेशन का रेफरेंस दिया, तो ये आप लोग अगर याद रखते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी या नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर हेल्पफुल नहीं लगी हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी did you like this video or not, and till then thank you so much for watching.